नमस्कृत्याय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवतां सर्वेषामपि अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतमस्ति। अस्माकं परम सम्माननीयाः तत्र भवन्तः श्रीमन्तः प्रोफेसर सुरेश्वर झा महाशयाः अत्र समुपागताः सन्ति। तेषामपि अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे अहं स्वागतं व्याहरामि। अद्य अस्माकम् आचार्याः अस्माकं शोधाभ्यर्थिनां कृते शोधबीजस्य आवश्यकता निर्माणविधिश्च इति विषयम् आदाय मार्गदर्शनं विधास्यन्ति। अत्यन्तं सहृदया आचार्याः अत्र अस्माकम् उद्बोधयितुं सम्प्राप्ताः। तेषां स्वागतमस्ति। किञ्च आचार्यान् इदानीमहं प्रार्थये यत्ते स्वीयां कक्षाम् इदानीम् आरब्धुं पारयन्ति आचार्याः प्रोफेसर सुरेश्वर झा महाशयाः। गुरुजी आप म्यूट हैं शायद। जी जी हाँ दबीर जी आवाज आ रही है? जी ध्वनि है आगे। लिंक न भगते ओम दिक्कालादनवच्छिन्न नंत चिन्मात्र मूर्ते स्वानुभूतिकमानाय नमः शांताय तेजसे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्राक् शोध पाठ्यक्रमस्य द्विचत्वारिंश कक्षायां अद्यतन्याः कक्षायाः विषयः विद्यते शोध बीजस्य आवश्यकता निर्माण विधिश्च। तो अद्यतनीय या कक्षा विद्यते तत्र यत् अध्यापनं भविष्यति, यत् विचार विमर्श भविष्यति, चर्चा भविष्यति, तस्य एका पीडीएफ अपि संयोजक महोदयानां व्हाट्सएप मध्ये प्रेषयिष्यामि। तदनन्तरं तु अत्र प्रतिभागिनः सन्ति शोधार्थिनः, तेषां व्हाट्सएप मध्येपि ते प्रेषयिष्यन्ति तम्। यतोहि अस्मिन् पाठ्यक्रमे तु बहवः छात्राः आगताः सन्ति। तेषां कृते तु पीडीएफ तु संस्कृत भाषायां विद्यते, परंतु हिंदी भाषायाम् अत्र व्याख्यानं मया क्रियते। आप सभी प्राक् शोध पाठ्यक्रम के छात्र हैं। आज का विषय जो है सो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है जो कि जब यह पाठ्यक्रम आपकी का समाप्त होगा तो समाप्त होने के बाद आपको सिनॉप्सिस जमा करनी होगी, शोध का प्रारूप जमा करना होगा। और शोध के प्रारूप के साथ साथ एक शोध बीज भी आपको नियमानुसार 5 पन्ना या 5 पृष्ठ या 7 पृष्ठ में समर्पित करना होगा। तो हम लोगों ने अनुभव किया है कि गवेषकों को सबसे अधिक कठिनाई होती है शोध बीज को लिखने में, शोध बीज को प्रस्तुत करने में, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि उनसे पहले तो उन्होंने शोध किया नहीं है, इसलिए उनको दिक्कत होना स्वाभाविक है।
जो कब उसमें क्या क्या विषय दिया जाए, कैसे लिखा जाए, ये सब बातों की जानकारी उनको रहती नहीं है। तो गुरु जी के संपर्क में जाते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि आप लिखिए, हम उसको सुधार कर देंगे। हम लोग भी कहते हैं कि आप अपना तैयार कीजिए, उसमें जो संशोधन होगा हम संशोधन कर देंगे। इसमें कठिनाई होती है। तो इसलिए प्राक शोध पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है कि छात्रों को शोध की प्रविधि की जानने के लिए, उसका शोध का प्रारूप तैयार करने के लिए, उसके सामग्री संग्रह करने के लिए, शोध बीज तैयार करने के लिए तैयार करना, जो कि उसको अपने गुरुजनों की अल्प सहायता से ही स्वयं वो करके बहुत कुछ वो बना सकता है। इसलिए आज का यह विषय जो है, विषय का है शोध बीजस्य आवश्यकता निर्माण विधिश्च। शोध बीज की क्या आवश्यकता होती है और उसका निर्माण विधि, उसका बनाने का तरीका क्या है, इसी पर आज हम व्याख्यान करेंगे। सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा जो कि शोध बीज है क्या। तो उसके लिए हमने एक परिभाषा यहाँ पर लिख डाली है। शोध कार्य जेन कारणेन जना प्रवर्तन्ते तत्कारणं शोध बीजं कथ्यते। माने शोध कार्य में जिस कारण से जन का मतलब है कि केवल शोधार्थी जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं वही शोध काम करते हैं, तो नहीं, जनरल लोग भी कर सकता है। सामान्य लोगों की भी जिज्ञासा होती है जो कि यह कैसे हुआ, नहीं हुआ, तो उसकी खोज लोग करते हैं। तो जिस कारण से कोई शोध कार्य में प्रवृत्त होता है उसी कारण को शोध बीज कहते हैं। बीज का मतलब है कारण, निमित्त। अच्छा, तो कारण है तो यह हुआ बीज, हुआ कारण। शोध कार्य जो है सो कार्य है, शोध कार्य कहते हैं शोध। तो कारण और कार्य का संबंध जो है सो शाश्वत होता है, नित्य होता है, क्योंकि कारण के बिना जो है सो किसी कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वयंभू होता है, अपने आप हो जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ कारण जरूर रहता है। प्रकृति उसका कारण होता है, ईश्वर उसका कारण होता है। इसलिए जहां पर कि प्रत्यक्ष प्रमाण से पता नहीं चलता है जो कि इसका कारण क्या है, तो वहां पर अनुमान के द्वारा या अर्थापत्ति के द्वारा, कि शब्द के द्वारा, प्रमाणांतर से भी उसको सिद्ध किया जाता है कि इसमें यह कारण हो सकता है। इसीलिए यदि आप लोग पढ़े होइएगा कि कारिकावली, सिद्धांत मुक्तावली, तो उसमें प्रारंभ में ही दिया है जो एक मंगल श्लोक है, कारिकावली का मंगल श्लोक है। नूतन जलधर रुचये गोप बधूटी दुकुल चोराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रुहस्य बीजाय। अर्थात भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जिनका स्वरूप जो है सो नूतन जलधर, मतलब नया जो मेघ होता है, जो काला काला मेघ होता है, तो मेघ के वर्ण का जिनका शरीर है। और गोप बधूटी दुकुल चोराय, गोप की जो बधूटी हुई उनके दुकुल वस्त्र को चोरी करने वाले। अर्थात गोप बधूटी का तात्पर्य है क्या, जो कि हम लोगों के पास भी जो बुद्धि है वह गोप बधूटी है, गोप की बधूटी जैसी है, क्योंकि उस पर अज्ञान का आवरण छाया रहता है। उस अज्ञान के आवरण को जब हटा दिया जाता है कृष्ण भगवान की कृपा से, तो हम लोगों को तत्व का ज्ञान हो सकता है। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य ने गो बधूटी दुकुल चौराया का प्रयोग किया। दुकुल का मतलब है आवरण। जैसे दुकुल मना वस्त्र होता है, तो वस्त्र क्या करता है, वस्त्र शरीर को ढक लेता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो वास्तविक ज्ञान है, उस ज्ञान को अज्ञान जो है सो से मोह से आवृत हो जाता है, तो उस मोह को दूर करने वाले हैं। ऐसे जो कृष्ण भगवान वे क्या है, तो संसार महिरुहस्य बीजाय, संसार मही, संसार रूपी जो महिरु है उनका बीज है। तो इस पर जो है सो फिर विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य ने ही स्वपक की व्याख्या में मुक्तावली में लिखा है, मैंने संसार महिरुहस्य बीजाय का व्याख्यान किया है। संसार एव महिरुहो मैंने वृक्षा तस्य बीजम, अर्थात निमित्त बीजाय निमित्त कारण इत्यर्थः। एतेन ईश्वरे प्रमाणमपि प्रदर्शितं भवति, इससे ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता भी प्रमाणित हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कि यह संसार है, क्षिति है, अंकुर है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है,
यह सब कार्य है, तो कार्य में कोई ना कोई कारण जरूर होगा। उसका कारण क्या हो सकता है? तो एक ईश्वर हो सकता है। हमसे आपसे तो पृथ्वी का निर्माण नहीं होता, सूर्य चंद्रमा का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए जो कि यह कार्य को के कारण का अनुमान किया जाता है। मान लीजिए किसी प्रकार यदि आप शोध कार्य है, तो शोध कार्य को देख के उसमें कुछ कारण जरूर होगा, कुछ बीज जरूर होगा। उसी कारण को हम लोग बीज कहते हैं। ऐसे ही देखते हैं, पीनोयन देवदत्तो दीवान भूंगते, यह मोटा जो देवदत्त वह दिन में नहीं खाता है। तो वहां कहते हैं इसका मतलब रात में 2 बार 3 बार 4 बार या खूब खाता है। तो शब्द भी नहीं है, पीनोयन देवदत्तो दीवान भूंगते, यह मोटा मोटा जो देवदत्त वह दिन में नहीं खाता है, इतना ही कहा गया है। लेकिन अर्थ निकलता है क्या कि रात में खूब खाता है, क्योंकि पीनत मन मोटापन जो है सो बिना भोजन का संभव ही नहीं है। तो यह अर्थापत्ति प्रमाण से जो है उसको सिद्ध किया जाता है। कहने का मतलब जो कि कार्य कारण में संबंध जो है शाश्वत होता है। जहां कार्य है तो निश्चित रूप से किसी कोई न कोई कारण होता ही नहीं होगा। तो शोध कार्य के लिए हम प्रवृत्त होते हैं तो उसका भी कोई न कोई कारण होगा। उसी कारण को हम शोध बीज कहते हैं। अब शोध बीज कारण तो अनेक हो सकते हैं। जैसे कि इसमें मुक्तावली सब में ही दिया गया कि कारण 3 होते हैं, समवायी कारण और समवायी कारण, निमित्त कारण इत्यादि। लेकिन यहाँ पर बीज या कारण का तात्पर्य क्या है? तो कहते कारण तो और भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले तो जिज्ञासा कारण है, जो कि किसी वस्तु को जानने की जब की इच्छा होती है आपको, तो वह भी एक कारण है। एक होता है क्या, देखिए हम पीएचडी कर लेंगे तो हमको जो है सो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बहाली होगी। जिनकी असिस्टेंट प्रोफेसर बिना पीएचडी के भी बहाली है तो उनको प्रोन्नति में काम होगा। कभी किसी को जो होती है कि सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए लोग पीएचडी करते हैं, शोध प्रबंध का शोध कार्य करते हैं। तो वास्तव में यहाँ पर कारण से किसको लिया जाता है? तो कहते हैं कारण से जो है सो जिज्ञासा को लिया जाता है, और सब जो है सो प्रयोजन है, फल है। कारण के रूप में जब लिया जाएगा तो जिज्ञासा के कारण ही आपकी प्रवृत्ति होती है, जो कि करना चाहिए, उसके लिए आप लोग प्रयास करते हैं। और जब तक वो जिज्ञासा नहीं होगी तब तक जो है सो कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए कारण के बीज के रूप में सबसे पहले होती है जिज्ञासा। और जिज्ञासा भी 2 तरह की जिज्ञासा होती है। एक उत्थिता जिज्ञासा, स्वयं उत्थिता जिज्ञासा है। एक उत्थापिता जिज्ञासा। उत्थिता जिज्ञासा क्या होती है? तो जब आप कोई अध्ययन काल में कि अध्यापन काल में यदि आप छात्र रहे होंगे, उस समय में कोई बहुत विषय पढ़ते होंगे तो विषय की सामान्य जानकारी होती है, उसमें मैं आपको जिज्ञासा हुई होगी। लेकिन उस समय में उसका उतना अवसर भी नहीं रहता है कि हम उस पर विशेष अध्ययन कर पाए। वह जिज्ञासा आपके हृदय में स्वयं उत्थित होती है, जो कि यह कैसे हुआ। एक होता है क्या, उत्थापिता, किसी गुरु जी के द्वारा आपसे जिज्ञासा की इसके विषय में आप खोजिए तो इस पर क्या कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। या किसी व्यक्ति ने ही, सामान्य व्यक्ति ने ही कोई प्रश्न आपसे पूछ दिया, ये जो सप्तव्याधा दशार नेकु या जो श्राद्ध में मंत्र पढ़ाया जाता है, तो इसका क्या आधार है, इसका क्या अर्थ है, तो आपको खोज करना पड़ेगा। जैसे कि आप रघुवंश महाकाव्य में आप दिलीप की गो सेवा का वर्णन करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपकी जिज्ञासा हो सकती है कि तो काव्य है, इसका कोई आधार भी है कि नहीं है। कालिदास ने यह स्वयं इस तरह की कल्पना कर ली, या हो सकता है कि इसका कोई आधार भी होगा। यह जिज्ञासा हुई, लेकिन चूंकि उसमें में आप पढ़ रहे थे, आप छात्रों को पढ़ा रहे थे, उसमें तत्काल तो समाधान नहीं हो पाता। तो जब हम फिर उसको आगे देखेंगे, उसको जिज्ञासा करेंगे, जो हमारे पास उपलब्ध सामग्री है उसमें अन्वेषण करेंगे, तब पता चलेगा कि नहीं, यह जो है सो पद्म पुराण से लिया गया है। जैसे कि सप्तव्याधा दशार नेकु, यह जो है हरिवंश पुराण का प्रसंग है। तो यह सब जब जिज्ञासा होती है तब लोग शोध कार्य में प्रवृत्त होते हैं। और जब शोध कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो एक जो है सो शोध कार्य 2 तरह का हो सकता है, एक तो प्रबंध के रूप में, और एक जो है सो छोटा शोध पत्र, रिसर्च पेपर के रूप में। दोनों रूप में आपको जिज्ञासा परम आवश्यक होती है। इसलिए
जब कभी हमको शोध के कारण के रूप में जब हम कभी खोज करेंगे तो सबसे पहले है जो है कि जिज्ञासा है। बिना जिज्ञासा का जो है सो आप शोध कार्य कर ही नहीं सकते हैं। आप देखिएगा क्या अनुभव किए होइएगा, यह जो जिस विषय की जिज्ञासा आपको अधिक रहती है तो उस विषय पर यदि कोई कहीं पर व्याख्यान हो रहा है उस व्याख्यान का लाभ अधिक आपको प्राप्त होता है। और जिस विषय के प्रति आपकी जिज्ञासा नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, आपको ये कहा भी जाएगा तो आपके हृदय में उतना ग्रहण वो नहीं पाएगा, हल्का फुल्का कुछ होगा लेकिन भीतर से सारी बातें आप नहीं समझ पाइएगा। इसलिए सबसे मूल है जिज्ञासा। इसलिए कहते हैं ना, वेदांत सूत्र में कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, सबसे बीज जो है सो जिज्ञासा होता है, जिज्ञासा होती है। वो जिज्ञासा दो तरह से होती है, उत्थित या उत्थापित। आपके मन में स्वयं इस तरह की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ईश्वर की कृपा हुई, आपके पास वैसी प्रज्ञा है, विवेचन बुद्धि है, तो आप में स्वयं उसकी जिज्ञासा हो सकती है। दूसरी जिज्ञासा उत्थापिता होती है, आपके गुरुजनों के द्वारा या सामान्य लोगों के द्वारा भी जब आपकी जिज्ञासा की जाती है तो जिज्ञासा के बाद जो है सो उसमें सामने आता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने कहा ना, रघुवंश में हमको स्वयं एक बार जिज्ञासा हुई थी, जो कि रघुवंश में जो गो सेवा के बल से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, इन सब का आधार क्या है। तो हमने इसका अन्वेषण किया। तो अन्वेषण में मैं देखा जो स्कंद पुराण का जो है सो उसमें 7 खंड है, तो एक उत्तर खंड में 6ठा खंड जो है उसमें पूरा का पूरा वो रघुवंश में जो द्वितीय सर्ग में गोसेवा का वर्णन किया गया है, दिलीप को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, इन सब का वर्णन हूबहू वहां मिलता है। केवल हल्का फल्का शब्द अंतर करके काव्यात्मक ढंग से कालिदास ने उसको प्रस्तुत किया है। यह सब जैसे उदाहरण के रूप में एक श्लोक आप लोगों को रघुवंश महाकाव्य का हम सुना रहे हैं, उस पर वैसा ही श्लोक, उसी भाव का, लगभग उसी शब्द का श्लोक जो है स्कंद पुराण में कहाँ पर है तो उसको भी हम उसका भी उल्लेख करेंगे। जैसे कि एक ये रघुवंश आप पढ़े हुएगा, नहीं पढ़ेगा तो कम से कम एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि महाकवि कालिदास का, कवि कुल गुरु कालिदास की रचना है। वो सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है काव्यों में। तो उसमें रघुवंश का द्वितीय सर्ग जो है सो कई जगह पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। तो उसमें 6ठा श्लोक है द्वितीय सर्ग का, रघुवंश के द्वितीय सर्ग के का 6ठा श्लोक है। स्थितामुच्चलितः प्रयाताम निषेदुषी मासन बंद धीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेब तांग भूपति रन्व गच्छत। यह रघुवंश का है, जिसका अर्थ होता है कि जो दिलीप जब वो की सेवा में लगे तो जब तक गाय खड़ी रहती थी तब तक यह भी बैठता नहीं था। हम लोगों में भी आचार है ना, जब मान लिया आप कहीं क्लास में हैं, गुरुजी आए, गुरुजी यदि खड़े हैं तो सभी खड़े हो जाते हैं, और तब तक हम नहीं बैठते हैं जब तक कि गुरुजी नहीं बैठ जाते हैं। उसी तरह से सो जब गाय जब तक खड़ी रहती थी तो राजा दिलीप भी उनकी सेवा में खड़े रहते थे। स्थिताम उच्चलिता प्रयाताम, जब वो गाय चलने लगती थी तो अस्थिर खड़ा नहीं रहता था, राजा दिलीप भी जो है सो चलने लगते थे। निषेदुषी मासन वंद धीरा, जब उसका जो है वो बैठती थी तो मन आसन को बांध के वो भी राजा दिलीप भी बैठ जाते थे। जल भी कब पीते थे तो जला भी लासी जलमा ददाना, जल जब जल वो पानी वो गाय पीती उसके बाद भी वो पानी पीते थे। उससे पहले भी तो गो चराने के लिए ले गए, साथ में पानी भी है, वहां पानी की व्यवस्था भी है, लेकिन तब तक वो पानी नहीं पीते थे जब तक गाय पानी नहीं पी लेती थी। छायेब तांग भूपति रन्व गच्छत, जिस प्रकार की एक किसी वस्तु के साथ उसकी छाया साथ साथ चलती रहती है, उसी तरह से राजा दिलीप भी गो की सेवा कर रहे थे। यह तो है आपको कालिदास के काव्य में, लेकिन यह वर्णन जो है स्कंद पुराण में वैसे लगभग देखिए उसका भी यहाँ पर हम यदि कर देंगे तो अच्छा रहेगा। जो
उसी तरह का वर्णन कालिदास के पद्म पुराण मिलता है। गच्छन्ति मनुतांग देवीं छाएव नृपतिर ययो, अर्थात तांग देवीं व देवी के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है नंदनी को। उस नंदनी गाय जो है उसका अनुसरण जो है सो राजा ने जो है सो छाया की तरह की किया। तो गच्छतिम अनु निपतोर ययो, जब वो चलती थी तो राजा भी चलते थे। उसके बाद कहते हैं खादंतिम मनु सस्पादी सोपी मूलाद्य भक्षयत, सस्त माने घास होता है, तो जब वह गाय घास खाती थी तो वह भी फल मूल आदि का भक्षण करते थे राजा दिलीप। तरुच्छायामुपासीनाम अनुसोप्य विष्टवान, तरु के छाया में जब वो गाय बैठती थी तो राजा भी बैठते थे। अपिबंति मनुपानीयं राजापि सलिलं ययो, जब वो पानी पीते थे तो राजा भी जो है सो पानी पीने लगते थे। अब देखिए तो कालिदास के काव्य में है सीता मुचरिता प्रयाथम, उसको जब देखिएगा तो इसमें शब्दतः भावतः अर्थतः सब कुछ सामने मिलता है, केवल अपना नए शब्द के द्वारा उसको जो है सो मैंने प्रकट किया है। तो यह खोज कब होगी? जब मैंने जब कि आपको जिज्ञासा होगी भाई यह कहाँ से आया है, रघुवंश में काव्य में कैसे वर्णन किया है। जैसे कि कुमार संभव में ही है जो, तो कुमार संभव में जो वर्णन है पार्वती की तपस्या का, काम के दहन का इत्यादि का, इसका जब देखिएगा तो यह आपको इसके प्रकृति खंड स्कंद पुराण के ही प्रकृति खंड में ही मिलता है। लगता है कालिदास को स्कंद पुराण से बहुत अधिक आकर्षण था। बहुत बड़ा पुराण भी है, जो कहते हैं कि मैंने 81,000 इसमें श्लोक, सबसे बड़ा पुराण माना जाता है स्कंद पुराण को। इस स्रोत से कालिदास ने निकाला है। यह सब कैसे होगी? जब तो पहले आपको जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा छात्रावस्था में भी हो सकती है, लेकिन छात्रावस्था में उतना समय आपको नहीं रहता है जो उस पर बहुत गहन अध्ययन हम कर पाए। इसलिए जब आप छात्रावस्था से निकल जाते हैं, स्नातक हो जाते हैं, स्नातकोत्तर हो जाते हैं, तब आपको इच्छा होती है जो कि अब इस पर हम जरा रिसर्च करें, या कोई आपको प्रश्न पूछा, उत्थापिता का जिज्ञासा होती है, उसकी शांति के लिए शोध कार्य में लोग प्रवृत्त होता है। इसलिए हम स्पष्टतः कर सकते हैं जो कि जिज्ञासा जो है वही मूलतः जो है सो शोध का बीज होता है। अच्छा, यह हम चूंकि पीडीएफ में भेजेंगे तो आप लोगों को भी पढ़ने में सुविधा होगी, क्योंकि इस तरह का निबंध जो है सो कहीं आपको मिलेगा नहीं। किताब में भी इस तरह का शोध बीज की क्या आवश्यकता होती है, उसका निर्माण विधि क्या है, उस ढंग से अभी भी हमारे यहाँ पुस्तकों का अभाव है। इसलिए पाठ्य सामग्री भी आप लोगों को अपेक्षित होगी ही, इसलिए हमने पाठ्य सामग्री के रूप में इसका एक पीडीएफ बना के भी उसको आप लोगों के पास भिजवा रहे हैं अपने संयोजक महोदय के माध्यम से। उसके बाद जाके अब होती है जिज्ञासा, जो कि यह जो है सो शोध बीज। हाँ, अब शोध बीज जो है इस प्रकार से तो जिज्ञासा हुई। दूसरा है क्या, कभी कभी समाज के लिए बहुत आवश्यक वस्तु जो होती है उस पर भी हम शोध करते हैं। जैसे कि यदि आप संस्कृत जगत के लोग हैं, आप भले ही ज्योतिष के हों, क्या व्याकरण के हों, कि साहित्य के हों, कि दर्शन के हों, तो समाज में आप लोगों के प्रति धारणा रहती है जो कि ये कर्मकांड के भी अच्छे पंडित होंगे, धर्मशास्त्र के भी अच्छे पंडित होंगे। तो कर्मकांड से संबंधित बातें, क्या कहते हैं, ये धर्मशास्त्र से संबंधित बहुत बातें आपको लोग पूछेंगे। तो पूछेंगे तो सभी वस्तुओं की जानकारी तो नहीं, क्योंकि आपने धर्मशास्त्र कर्मकांड पढ़ा ही नहीं, तो कैसे आप जानिएगा। तब वहां पर जो है सो फिर लोगों की के द्वारा जब जिज्ञासा होती है, या स्वयं की भी आवश्यकता होती है, दूसरों की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी आपको एक शोध कार्य करना होता है। और शोध कार्य करने के कारण एक निबंध प्रबंध लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि श्राद्ध प्रकरण ही है, श्राद्ध प्रकरण में जो है सो कैसे अशौच संकर हो जाता है, कैसे जो है सो उसका संस्कार किया जाता है, कैसे उसकी अन्य क्रिया की जाती है,
इन सब बातों पर जो है सो इतना वो गहन है, इतना वो उलझन भरा हुआ है, यह बिना शोध का नहीं हो सकता है। जबकि हमारे शास्त्रकारों ने, निबंधकारों ने इस पर बहुत निबंध शोध करके लिखे हुए हैं, रेफरेंस भी दिए हुए हैं, जिसे हम लोग निबंध कहते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको समाज की को आवश्यकता है, तो समाज की आवश्यकता को देख के आपको भी उसके लिए काम करना पड़ता है। तो समाज की आवश्यकता जो है वह भी एक शोध का बीज होता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हाल में हम लोग जिस परिस्थिति में अभी जी रहे हैं, जैसे कोरोना का काल है, तो कोरोना में जो है सो 2019-20 से ही 19 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ, 20 में भी रहा, 21 में भी हुआ, अभी 22 चल रहा है, तो 22 में भी हवा हम लोग देख रहे हैं। तो उस समय में, जिस समय में कोरोना का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो उस समय में यह जानकारी नहीं थी कि इसकी कौन सी दवाई है, इनका कौन सा वैक्सीन है जिससे इससे बचाव कर पाए। तो लोगों को लेकिन जरूरी थी, क्योंकि समाज की सुरक्षा के लिए, जनमाल की सुरक्षा के लिए, धन की सुरक्षा के लिए आवश्यक था जो कि इस पर कोई वैक्सीन तैयार हो, कोई औषधि तैयार हो। तो इस पर लोगों की, समाज की आवश्यकता थी, संपूर्ण विश्व की आवश्यकता थी। तो संपूर्ण विश्व के जो कि जहां जहां कोई चिकित्सक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पर शोध कार्य करना शुरू किया। देखा जो कि किस ड्रग्स से या किस केमिकल को मिलाने से, संयोजन करने से, इससे संबंधित जो कारण है, उस कारण का निराकरण क्या आ सकता है, इससे बचाव किया जा सकता है। उसी शोध का हम लोगों के सामने अब यह प्रस्तुति हुई, जो कि हम लोग जो है, जैसे भारत में ही 2 वैक्सीन ही बन गई है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। तो यह सब किसका नतीजा है? इसका नतीजा है, क्या कहते हैं, शोध का नतीजा हुआ। और वह शोध किस कारण से हुआ? एक जिज्ञासा भी हुई होगी, लेकिन जिज्ञासा के से पहले आवश्यकता, समाज को उसकी आवश्यकता थी। तो हम लोग भी जो कोई काम करते हैं, शोध कार्य करते हैं, तो उसमें यह देखना पड़ेगा जरूर, जो कि यह समाज के लिए कितना उपयोगी होगा। समाज का मतलब क्या सबके लिए उपयोगी नहीं हो, समाज में हर एक व्यक्ति के लिए उपयोग है, यह कोई जरूरी नहीं है। समाज कोई, आप मान लिया व्याकरण के क्षेत्र में आप कोई काम कर रहे हैं, तो यह व्याकरण के जो अध्येता हैं, व्याकरण के जो शिक्षक हैं, व्याकरण के जो जिज्ञासु हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। ज्योतिष का, तो ज्योतिष के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि जन सामान्य के लिए भी उपयोगी वह हो सकता है। तो यह समाज की आवश्यकता जो है, वह भी शोध का बीज होता है। लेकिन वह शोध का वृक्ष जो बनेगा, तो जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक जो है सो वह शोध वृक्ष नहीं बन सकता है। इसलिए यहाँ पर बीज का तात्पर्य जो है सो जिज्ञासा से है। आवश्यकता भी है, वो आवश्यकता के बाद ही आपको जिज्ञासा होगी, इसको कैसे बनाया जाए, कैसे किसके साथ संयोजन किया जाए, कैसे जोड़ा जाए, कैसे प्रस्तुत किया जाए। तो यह भी जो है सो आवश्यकता के बाद भी आपको जिज्ञासा मूल कारण में, शोध के कार्य में होता ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शोध बीज का अर्थ है क्या? जिज्ञासा। जब जिज्ञासा होगी तब आपको उसमें प्रवृत्ति होगी। जैसे था तो धर्म जिज्ञासा, था तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस तरह से जो है सो बहुत जगह जगह पर यह बात कही गई है। तो जिज्ञासा जो है सो शोध का बीज होता है। अब यह पहले, इसलिए बिना जिज्ञासा का शोध कार्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए शोध बीज जो है सो परम आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए, समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांति के लिए, स्वांत सुख है के लिए, समाज के हित के लिए शोध कार्य आवश्यक है। शोध कार्य का बीज जो होता है वो जिज्ञासा होता है। अब यह बात रही कि शोध बीज जो है उसका निर्माण, तो यहाँ निर्माण का तात्पर्य यह नहीं है कि हम निर्माण कैसे करेंगे, जिज्ञासा का निर्माण तो नहीं हो सकता है। लेकिन आजकल के जब आप शोध प्रारूप प्रस्तुत कीजिएगा अपने विभाग में कि अपने महाविद्यालय में शोध कार्य करने के लिए, तो उसकी समीक्षा की जाती है। चूंकि आप शोध कार्य करने जा रहे हैं, तो आप उस शोध का जो बीज है जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा की प्रस्तुति आपको करनी पड़ेगी। जो कि हमारी जिज्ञासा जो है सो इस तरह की जिज्ञासा है, इस पर हम शोध कार्य करना चाहते हैं, इसका यह स्वरूप होगा, इसमें ये तथ्य होंगे।
तो यह जब तक आप प्रस्तुत नहीं कीजिएगा तो उसका कोई जो विशेषज्ञ हैं, आपके जो गुरुजन हैं विभाग के कि कॉलेज के, तो उनको पता कैसे चलेगा जी कि आप जिस विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, वह वास्तव में शोध करने योग्य है कि नहीं। जैसे हम लोगों की सीमा होती है जो 200 पृष्ठों का जो है शोध प्रबंध होना चाहिए। आप एक बार का प्रश्न कर रहे हैं, जो जैसे कि किसी ने कहा जो इस पर हम शोध करना चाहते हैं, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मृति नित्य महापातक नाशनम, इस पर शोध करना, 5 कन्याओं पर हम शोध करना चाहते हैं। तो कहा कि 5 कन्याओं पर आप कितना शोध कीजिएगा, कितनी सामग्री आपको उपलब्ध होगी। इसमें एक शोध प्रबंध रूपी वृक्ष नहीं बन पाएगा। एक पौधा छोटा तो बन सकता है, अर्थात शोध रिसर्च पेपर एक बन सकता है। पूरा शोध प्रबंध जो है सो जो एक मानक है, स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि 200 पृष्ठों का होगा, वह नहीं हो पाएगा। तो शोध भी आपको, तो शोध के लिए छोटी छोटी जिज्ञासा भी हो सकती है, लेकिन उसके तो छोटे छोटे लघु निबंध हो सकते हैं, लघु शोध पत्र हो सकते हैं, थोड़ा बृहद शोध पत्र भी हो सकता है, लेकिन शोध प्रबंध जैसी स्थिति जो है सो वह नहीं होती है। बंध का मतलब क्या होता है? बांधना। विभिन्न जगह जो प्रकीर्ण विषय है उस सबको एक जगह इकट्ठा करके, संग्रह करके ढंग से उसको प्रस्तुत करना है, वही तो बंध है। उसी को निबंध कहते हैं, प्रबंध करते हैं। हम लोग जो कहते हैं पुस्तक संग्रहते हैं, तो उससे भी पुस्तक में वही है, विषयों का संग्रह रहता है। ग्रंथ भी क्या होता है? गाथा गूंथा हुआ रहता है। जैसे कि फूल माला में अनेक पुष्पों को जोड़ के एक माला बना दी जाती है, उसी प्रकार ग्रंथ, पुस्तक, निबंध, शोध प्रबंध, लेकिन उसी का कैटेगरी कर दिया जाता है जो किस तरह का ग्रंथ, उसको ग्रंथ कहेंगे, इसको पुस्तक कहेंगे, इसको शोध प्रबंध करेंगे, इसको निबंध करेंगे। तो यह जो है सो आप शोध प्रबंध का जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के लिए आपके का जो शोध बीज है वह उचित ठीक है कि नहीं। तो जब तक आपकी जिज्ञासा तो भावना हृदय में होती है, तो आपके हृदय की बात को तो कोई देख नहीं सकता है, उसको तो शब्द के द्वारा हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो शब्द के द्वारा शोध बीज को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसीलिए जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी समीक्षा होती है विद्वज्जनों के द्वारा, क्योंकि जैसे हम लोग डिपार्टमेंट में ही रहते हैं तो अपने शिक्षकों के द्वारा, बाहर के भी एक्सपर्ट को हम लोग बुलाते हैं, उनके द्वारा समीक्षा की जाती है, जो कि यह शोध प्रबंध जो है तो वास्तव में एक यह जो शोध का बीज है, या जिस विषय पर ये शोध रिसर्च करना चाहते हैं, वह वास्तव में एक शोध प्रबंध रूपी वृक्ष का रूप धारण कर सकता है कि नहीं। ये केवल छोटा पौधा तो नहीं बनेगा, वह उसका करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि इसके लिए आपको सामग्री है कि नहीं है, उसके लिए समाज के लिए बहुत उपयोगी है कि नहीं है। इन सब बातों की समीक्षा तभी हो सकती है जबकि आपको शोध बीज का निर्माण करके अपने विभाग में, अपने कॉलेज में प्रस्तुत करेंगे। तो निर्माण जब करने लगते हैं तो उस समय विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को कठिनाई होती है कि निर्माण में हम क्या क्या बातें उसमें डालें, क्या क्या दें। तो इसी बातों को जो है सो इसमें शोध बीज के निर्माण विधि में उसका उल्लेख करना होता है। उसी को हमने यहाँ पर जो है सो कुछ रेखांकित किया है। यह रेखांकित यह नहीं कि अंतिमथम है, बस अंतिम प्रकार से यही है, इतना ही नहीं है। इसमें हम लोगों के महाभाष्य में ही कहा गया है, रक्षोहा गमलग संदेहा ऊहा खलपि कर्तव्य। आप भी वो कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त और भी मैंने क्या कहते हैं शोध बीज में के निर्माण के तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जो अपना अनुभव है, अपने अनुभव के आधार पर जब देखते हैं तो इसमें जो है शोध कार्य की हमने 9 विधियों का उल्लेख किया है कि इस विधि नहीं, उसमें एक विधि तो एक ही है, लेकिन उसमें इन 9 विषयों का होना आवश्यक होता है। सबसे पहला विषय है शोध कार्य प्रवृत्ति निमित्तस्य उल्लेखीकरण। जब शोध बीज, जैसे हमने कहा ना, प्रारंभ में ही कहा था, जो शोध का प्रारूप जब हम प्रस्तुत करते हैं तो उसके साथ शोध बीज भी एक लिखना पड़ता है। 5 पृष्ठ 7 पृष्ठों का 5 पृष्ठों का 7 पृष्ठों का जो है सो एक शोध बीज भी लिखना पड़ता है। तो शोध बीज में क्या क्या तथ्य चाहिए, उसका निर्माण कैसे होगा,
तो सबसे पहले उसमें निर्माण कैसे होगा, अर्थात तो उसमें कौन कौन से तथ्य होने चाहिए, यही तो है निर्माण विधि है। उन तथ्यों को हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी जब शोध बीज तैयार करने लगिएगा तो सबसे पहले इस तरह से शीर्षक बांध के आप लोग दे सकते हैं, शीर्षक बना के, जो कि शोध कार्य प्रवृत्ति निमित्तम, उसी को विधि में हमने यहाँ पर उल्लेख किया है, शोध कार्य प्रवृत्ति निमित्तस्य उल्लेखीकरणम। जो शोध बीज तैयार करते समय सबसे पहले आपको प्रवृत्ति निमित्त क्या होता है, प्रवृत्ति माने किसी कार्य के लिए उद्यत होना, तैयार होना, उसी को प्रवृत्ति कहते हैं। निमित्त माने कारण, वही तो प्रवृत्ति निमित्त व शोध बीज जिसको कहते हैं। तो शोध कार्य के लिए प्रवृत्ति निमित्त क्या है, किस कारण से आप इस शोध कार्य में प्रवृत्त हुए, इसका उल्लेख करना। सबसे शोध बीज जब तैयार कीजिए तो सबसे पहले इसका उल्लेख कीजिए, जो कि हमने इस उद्देश्य से, इस कारण से हमको इस जिज्ञासा हुई, हमारे गुरुजनों ने अध्यापन काल में इस तरह की जिज्ञासा हम लोगों से की थी। तो हम अनेक जिज्ञासाएं की थी गुरुजनों ने, उनमें से हमको इस जिज्ञासा पर शोध करने की इच्छा हो गई। या यह भी आप उल्लेख कर सकते हैं, जो किस विषय पर शोध करने से समाज को इतना लाभ होगा। तो समाज की आवश्यकता का अनुभव करके हमने शोध कार्य में प्रवृत्त हुआ, शोध कार्य में इस विषय को हमने चुना है। इस प्रकार से शोध कार्य का प्रवृत्ति निमित्त, अर्थात किस कारण से इस शोध कार्य में आप लगे हैं, लगना चाहते हैं, इसका उल्लेख करना सबसे फर्स्ट होता है शोध बीज में। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है इसमें शोध कार्यस्य स्वरूपस्य प्रदर्शन। शोध कार्य का स्वरूप क्या होगा। अब यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ी एक नई बात आप लोगों को लगेगी और बहुत उपयोगी बात होगी। शोध कार्य का स्वरूप क्या होता है। हम लोगों के समक्ष संस्कृत वाङ्मय में, खासकर अन्यत्र भी, केवल संस्कृत वाङ्मय में ही नहीं, अन्य भाषाओं में भी बहुत बातें हैं, जो कि शोध कार्य का स्वरूप तीन होते हैं। एक शोध कार्य होता है, अंग्रेजी में तो एक ही शब्द प्रचलित है, रिसर्च, लेकिन संस्कृत में इसके लिए अनेक शब्द हैं। अनेक शब्द होने के कारण, शब्द के कारण जो है, हम लोग तो समान एक अर्थ को कहने का उसको पर्याय का डालते हैं, लेकिन वास्तव में एक शब्द दूसरे का पर्याय हो ही नहीं सकता है। सूर्य और भास्कर का अर्थ अंतर होगा, दिनकर का अलग अर्थ होगा, प्रभाकर का अलग अर्थ होगा, है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को हम कह रहे हैं, एक ही वस्तु को कह रहे हैं, सूर्य को कह रहे हैं, इसलिए पर्यायवाची कह देते हैं, लेकिन सबका अर्थ अंतर हो जाता है। अंग्रेजी में एक सन शब्द है, लेकिन हमारे यहाँ जो है सो अब सूर्य के ही 2500, 300, 50, हजारों नाम हो सकते हैं, सहस्र नाम तो हम लोग जोड़ते ही हैं सब में। तो जितना भी शब्द उसका प्रवृत्ति निमित्त, अर्थात उसका मूल में जो है सो अलग अलग हो जाता है। कोई क्रिया प्रवृत्ति निमित्त के रूप में मानी जाती है, कोई कहीं पर गुण प्रवृत्ति के रूप में मानी जाती है, कहीं पर जो है सो यादृच्छिक माता है, कहीं पर जाति माने जन्म के कारण से जो है या स्वरूप के कारण से उसको हम उसका प्रवृत्ति निमित्त मानते हैं। तो प्रवृत्ति निमित्त अलग हो जाते हैं। तो शोध कार्य जो है, तो शोध कार्य के लिए हमारे यहाँ जो शब्द प्रचलित है, उनके अनुसार उसका स्वरूप भी शोध कार्य का अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने तीन शब्दों का उल्लेख किया है शोध कार्य के लिए जो हमारे बीच में शब्द प्रचलित हैं। एक गवेषण कार्य, एक अनुसंधान कार्य, एक शोध कार्य। तीनों का अपना अपना अलग माने है, अलग अर्थ है। सबसे पहले हमने प्रयोग किया गवेषण कार्य का। गवेषण कार्य क्या है, तो गवेश अन्वेषण, गवेश धातु है, अन्वेषण अर्थ में गवेशयति चौराधिक धातु है। इसका अर्थ क्या होता है, मूलतः जो वस्तु हमारे सामने में पहले नहीं थी, उस पर जब हम कोई अपनी परिश्रम करके, विचार करके, चिंतन करके, मनन करके, ध्यान करके जब उस वस्तु को हम प्राप्त करते हैं, तो वह काम मूलतः गवेषण काम होता है। गवेषण काम हम लोगों के यहाँ जैसे उदाहरण के रूप में आपके वैदिक मंत्र जितने हैं, वह सब गवेषणात्मक काम है।
क्योंकि ऋषि महर्षियों ने अपने योग बल से जो संसार में पहले नहीं था मंत्र, उसको उन्होंने देखा। ऋषियों मंत्र द्रष्टार, मंत्र का दर्शन उन्होंने किया, वह पहले से नहीं था। इसलिए वैसा जो काम होगा वह गवेषण काम होगा। जैसे कि कोरोना का जो अभी टीका का आविष्कार हुआ है, अभी वास्तव में क्या है, यह आपको गवेषण है, मूल वस्तु का अन्वेषण किया गया है। इससे पहले कभी यह टीका था, वैक्सीन था ही नहीं। तो ऐसे कार्यों को हम किस श्रेणी में रखेंगे, तो गवेषण कार्य की श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद होता है क्या, अनुसंधानात्मक, अनुसंधानात्मक गवेषण, अनुसंधान होता है। अनुसंधान क्या आता है, अनु मन पश्चात, संधान मन रखना। कोई जब हम वस्तु प्राप्त करते हैं तो वस्तु प्राप्त करने के बाद वह प्रकीर्ण रहता है, इधर उधर बिखेरा रहता है। उसको जब हम व्यवस्थित रूप प्रदान कर देते हैं, व्यवस्थित रूप से रखते हैं, तो उसको कहते हैं हम अनुसंधान करते हैं। जैसे कि एक आपको बहुत अच्छा उदाहरण वेद के बारे में कह रहे हैं। जैसे यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो भेद माने जाते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में क्या अंतर है, तो विद्वानों, जो व्याख्याकारों, हम लोगों को उतना वेद का अध्ययन नहीं है, लेकिन जो समीक्षा इस पर हुई है उस पर कहा जाता है, तो कृष्ण यजुर्वेद में जो मंत्र हैं वो बिखरे पड़े हैं, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद में क्या कर दिया गया, तो शुक्ल यजुर्वेद में उसको क्लासिफाइड रूप में वर्गीकृत करके, जो अश्वमेध जल से संबंधित ये मंत्र, रुद्र से संबंधित ये मंत्र, एक जगह फलना से संबंधित एक मंत्र, क्लासिफाइड करके किसी वस्तु को, पहले से ही सिद्ध वस्तु को रखना जो है वही अनुसंधान होता है। जैसे अनुसंधान में आप कह सकते हैं व्याकरण सिद्धांत कौमुदी को भी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में क्या है, कोई नया सूत्र तो नहीं है, सब तो पाणिनि के ही सूत्र हैं। लेकिन पाणिनि के सूत्रों को लोग के प्रयोग की दृष्टि से, लोगों में जो आज की प्रतिभा जैसी रह गई है, लोगों में श्रम की क्षमता जितनी रह गई है, उन सबको देख करके भट्टोजीषित ने क्या, उसको क्लासिफाइड कर दिया, प्रकरण में विभाजित कर दिया, जो कि संधि के सभी सूत्र एक जगह रख दिए हैं। शब्द रूप बनाने वाले, शब्द रूप तो नहीं, नाम का रूप बनाने वाले सूत्रों को खड़लिंग प्रकरण में डाल दिया, स्त्री प्रत्यय वाले प्रकरण को एक जगह रख दिया। तो प्रकरण में क्लासिफाइड रूप से जब हम पढ़ते हैं तो सुविधा होती है। तो ऐसे कार्यों को हम क्या कहते हैं, अनुसंधान करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो पूर्व से जो अनुसंधान हुए हैं या पूर्व से गवेषण हुआ है, उसमें आवश्यकता पड़ जाती है शोध। जैसे कि आप पुनर्निर्माण है, तो उसमें कहीं कहीं पर शोध की जरूरी पड़, संशोधन की, शोध में संशोधन की जरूरी पड़ गई। तो लघु शब्देन्दु शेखरकार ने उसको जगह जगह पर उसमें हल्का फुल्का संशोधन कर दिया गया। तो वह काम जो है संशोधन होता है। जैसे कि आज ही आप आज वैक्सीन बनाए हैं कोविड-19 का, उसमें हो सकता है कि उसका यदि शरीर पर कुछ अधिक रिएक्शन होगा, कुछ होगा, तो उसमें कुछ सुधार किया जाएगा। वह सुधार जब होगा तो उसको हम कहेंगे क्या, उसको शोध करेंगे, शोध कहेंगे। उसमें कौन सी गड़बड़ी रह गई थी, गड़बड़ी का निराकरण कैसे होगा। इसलिए हम लोगों में के शास्त्रों में जो शोध होता है, तो बात जिसे हम रिसर्च कहते हैं, इसका 3 रूप हो सकता है, एक गवेषणात्मक, एक जो अनुसंधानात्मक, और तीसरा जो है सो शोधात्मक। तो गवेषणात्मक वह वस्तु ही जो कि अपूर्व किसी वस्तु विषय की जानकारी हमको शोध के द्वारा प्राप्त हुई, वैसे रिसर्च को हम गवेषणात्मक रिसर्च कहेंगे। जो प्राप्त हुई उसको जो क्लासिफाइड करके समाज के उपयोग के लिए जब हम एक जगह अनुसंधान रखते हैं तो उसको हम अनुसंधान कहते हैं। और गवेषण और अनुसंधान के बाद देखते हैं कि गवेषण में भी कुछ संशोधन की जरूरी है, कुछ अनुसंधान में भी संशोधन की जरूरी है, तब जो काम किया जाता है उसको हम कहते हैं शोध पर। इसलिए जब हम शोध बीज लिखते हैं, इसमें दूसरे पॉइंट में यह रखना पड़ेगा कि यह हमारा शोध क्या होगा, गवेषणात्मक होगा कि अनुसंधानात्मक होगा कि शोधात्मक होगा, इसका भी उल्लेख करना इसमें बीज में आवश्यक होता है। तीसरा रहेगा क्या, उसका प्रयोजन का, यह जो आप शोध काम कीजिएगा तो उससे क्या फायदा होगा, आप जो इतना समय आप पर जो इतना खर्च होगा
तो उसका क्या फायदा होगा, समाज को क्या फायदा होगा, आपको क्या लाभ होगा, उसका भी उल्लेख उसमें करना होगा। उसका अधिकारी कौन होगा, कौन इससे लाभ उठा पाएंगे, इस सब का भी उल्लेख उसमें, प्रयोजन और अधिकारी का भी जो है सो उल्लेख उसमें करना होता है। जैसे कि हम लोगों के ग्रंथ में होता है ना, अनुबंध चतुष्टय में इनकी कल्पना की गई है, जो विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध, तो वह सब बातें इसमें भी शोध बीज में भी होनी चाहिए। कौन क्या उसका प्रयोजन है, कौन अधिकारी है। उसके बाद जाके आप जब शोध काम कीजिएगा तो शोध काम के लिए जो पांचवा, हाँ, तीसरा पॉइंट है क्या प्रयोजन प्रदर्शनम। चौथा पॉइंट है विषयस्य लेखीकरण। आपका विषय क्या है, किस विषय पर आप करना चाहते हैं, तो ज्योतिष का विषय है कि व्याकरण का विषय है। व्याकरण का भी है तो व्याकरण उसका क्या है, विषय क्या हो सकता है, इस सब का उल्लेख उसमें करना होगा। उसके बाद जाके सामग्र्या उपलब्धे चर्चा। इस संबंध में जो हम जो शोध काम करेंगे, इसके लिए हमको सामग्री कहाँ से उपलब्ध होगी, जो प्रारूप शोध का प्रारूप हम बनाए हैं, इसमें जी चर्चा किए हैं, जो कि उसकी सामग्री कहाँ से उपलब्ध होगी। तो सामग्री के रूप में लिखना पड़ेगा कि संबंध में जो है सो फला फला ग्रंथ है, फला पत्रिकाएं हैं। देखेंगे ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, हमारे गुरुजन उपलब्ध हैं, हमारे पास लाइब्रेरी भी है। ये सब सामग्रियों की चर्चा का वहां पर भी उसमें करना पड़ेगा शोध भी। कहीं कहीं पर हो सकता है जो कि सर्वेक्षण कार्य की आवश्यकता होगी, क्योंकि कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं जिसमें कि जो सर्वेक्षण पर निर्भर करता है। जैसे कि कोविड-19 में ही जो बनाया गया ना, यह सर्वे पर हुआ, जिसका इस दवाई का प्रयोग किया गया, उसका देखा गया जो मैंने इसका क्या असर हो सकता है। जैसे कि हाल में ही एक बार हम भी उसमें पीएचडी विभाग में सम्मिलित थे, उसमें था कि अरे हाँ, रसायन चिकित्सा पद्धति, उसमें रसायन में है आचार रसायन है चिकित्सा समीक्षणम। आचार रसायन, आचार रसायन क्या है, इस पर जो है, इस पर तो अपना जो आचार विचार के संबंध में शास्त्र पुराणों में लिखा हुआ है कि आचार लवते वायु, आचार लवते श्रियम, यह सब बातों के आधार पर तैयार कर दिया था। तो उस पर जो है सो जब उसकी भैभा हुई तो भैभा में कहा जाए कि नहीं, ये आपका रिसर्च नहीं हुआ। इसके लिए आपको सर्वेक्षण की जरूरी है, सर्वे करने की जरूरी है। आचार में आप ऐसा कीजिए